नमस्कार, मैं स्वागत करता हूँ आपका सूर्य नर्सिंग क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी की रीनल सिस्टम के बारे में। हम इसमें किडनी, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा के बारे में पढ़ते हैं और इसकी ब्लड सप्लाई के बारे में भी पढ़ते हैं। कैसे हमारा यूरिन फिल्टर होता है। आइए हम शुरू करते हैं हमारे रीनल सिस्टम का। फर्स्ट, यूरिनरी सिस्टम को रीनल सिस्टम भी बोल सकते हैं। इसे हम रीनल सिस्टम भी बोलते हैं। रीनल सिस्टम, इसे एक्सक्रिएटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। इसमें इसके पार्ट्स होते हैं। इसमें 2 किडनी, 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर और 1 यूरिथ्रा होता है। किडनी का काम ब्लड और यूरिन का फॉर्मेशन, मतलब ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिन का फॉर्मेशन करती है। और 2 यूरेटर होते हैं। 2 यूरेटर का काम होता है हमारे यूरिन का ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट का काम होता है यूरेटर का। और यूरिनरी ब्लैडर का काम होता है यूरिन को स्टोर करना। यूरिन को स्टोर करने का काम होता है इसका। और यूरिथ्रा का होता है हमारे यूरिन को बाहर निकालना। यूरिनेशन मतलब बाहर निकालना, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये आप देख सकते हैं, यह किडनीज, ये यूरिनरी, ये यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरिथ्रा होता है। और ये नलिया होती है जो ये हमने ये देखी थी, यूरेटर मतलब नलिया ही होती है एक तरीके से। अब हम पढ़ते हैं टॉपिक किडनी के बारे में। ये मेजर एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है। ये है बॉडी का मेजर ऑर्गन रीनल सिस्टम का, बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये। रीनल सिस्टम होता है, इस ऑर्गन को ड्राइव्ड फ्रॉम द रीनल से ड्राइव होता हुआ ये। देखते हैं अब इसकी साइज, शेप एंड वेट। अब इसकी साइज होती है बीन मतलब राजमा चावल होता है ना, उसके जैसी इसकी संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, इसकी शेप होती है। और इसमें लगभग 250 ग्राम इसमें वजन होता है। 10 से 12 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती है। 10 से 12 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती है। और 5 से 7 सेंटीमीटर ये वाइड 5 से सेंटीमीटर ये वाइड होती है ये। और 3 सेंटीमीटर ये थिक होती है ये। अब पढ़ते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। ये हमारे बॉडी में किस हिस्से में पाई जाती है। लोकेशन, दे आर लोकेटेड जस्ट अबाउ द वेस्ट बिटवीन द पेरिटोनियल एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल। ये ब्रेस्ट बिटवीन पेरिटोनियल एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ एब्डोमन। एब्डोमन का मतलब होता है पेट, हमारे पेट के बीच में, पेरिटोनियल और पोस्टीरियर वॉल पे। और ये हमारे शरीर में किडनी के पीछे हिस्से में, हमारी जो किडनी होती है, किडनी पेट के मतलब एब्डोमेन के पीछे हिस्से में, स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ, स्पाइनल कॉर्ड होती है जो शरीर के पीछे होती है। हमारी ये ब्रेन से ऐसे कनेक्ट होती है ये पीछे की तरफ, जो ये हमारी बॉडी को सपोर्ट का काम करती है। स्पाइन के बारे में, स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़े अभी तो इसमें देखते हैं। और ये पसलियों के ठीक बीच में स्थित होती है, रिब केज के ठीक बीच में स्थित होती है ये हिस्सा हमारा पीठ के मिडिल बैक के पास होता है ये। इसकी लोकेशन ये इजी लैंग्वेज में है ये, इसमें आप देख सकते हैं और गहराई से।
अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। इसके अंदर दो पोल होते हैं, दो पोल दो पोल होते हैं। पोल का मतलब होता है हिंदी में देखे तो हम ध्रुव, जैसे वो ध्रुव तारा होता है ना, ये तारा तो नहीं, फिर हम लिख सकते हैं जैसे ध्रुव। अब इसमें दो पोल होते हैं, अपर पोल एंड लोअर पोल। अपर पोल होता है चौड़ा होता है, ये अपर पोल चौड़ा होता है। क्लोज कॉन्टेक्ट विद द सुप्रारीनल ग्लैंड, ये सुप्रारीनल ग्लैंड्स के कांटेक्ट में होता है, ये सुप्रारीनल ग्लैंड के कांटेक्ट में होता है ये। इसे हम अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं हिंदी में, और यह पसलियों द्वारा सुरक्षित होता है। ये रिब्स के जरिए सुरक्षित होता है ये। अब पढ़ते हैं लोअर पोल के बारे में। इट इज द पॉइंटेड एंड लाई अबाउट 2.5 सेंटीमीटर अबव ऑफ द इलियक क्रिस्ट। अब आपको पता है ये होगा इलियक क्रिस्ट क्या होती है। इलियक क्रिस्ट ये थोड़ा इसके अंदर है, ये इलियक क्रिस्ट होती है। ये हमारे कूल्हे की हड्डी का ऊपरी हिस्सा होता है, मतलब हमारे बेक होता है, ये हमारा बेक। इसलिए क्रिस्ट याद रखना, ये इसलिए क्रिस्ट। अब पढ़ते हैं इसके बॉर्डर, इसके किनारे किनारे के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसका किनारा, द बिंग शेप ऑफ किडनी इज मीडियली कैनवा एंड कॉनकेव एंड लेटरली कॉन्वेक्स। इसके अंदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये हमारे उत्तल अवतल होते हैं, ये दो किनारे होते हैं। अब देखते हैं नियर द सेंटर ऑफ द कैनवा मेडिकल बॉर्डर इन ए नॉच कॉल्ड हाइलम बोलते हैं। ये कॉनकेव मेडिकल बॉर्डर के केंद्र के पास एक खांचा, एक नोच होता है, नोच, जिसे हाइलम कहते हैं। हाइलम, हाइलस, कुछ भी बोल सकते हैं। ये स्मॉल ओपनिंग वेयर आर्टरी, वेन, नर्व एंड यूरेटर एंटर एंड लीव द किडनी। ये छोटा छेद होता है जहाँ धमनी, वेन, नर्वस, यूरेटर किडनी में प्रवेश और बाहर निकलते हैं। एक तरीके से ये रास्ता ही हुआ ये लोअर ये बॉर्डर। अब इसकी कवरिंग किस किस से मिलकर बनी होती है, इसकी कवरिंग के बारे में देखते हैं। ये 3 लेयर ऑफ सपोर्टी, इसके अंदर 3 लेयर होती है। इसको ये 3 लेयर से कवर होती है हमारी किडनी। अब हम पेली कैप्सूल एक तरीके से कवर बोल सकते हैं हम। कैप्सूल के बारे में देखते हैं। इसे फाइब्रस कैप्सूल भी बोल सकते हैं, कैप्सूल। इसे फाइब्रस कैप्सूल भी हम बोल सकते हैं। अब पढ़ते हैं रीनल कैप्सूल। ये इनर मोस्ट लेयर होती है, ये पतली और चिकनी, स्मूथ और ट्रांसपेरेंट। इसके हम आर पार देख सकते हैं, मतलब एक तरीके से पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी होता है। इट इज कंटिन्यू विद द सरफेस लेयर ऑफ द यूरेटर ऑफ हाइलस। यह हाइलस से यूरेटर से जुड़ती है ये। यह किडनी को चोट लगने से, मतलब ये बाहर से एक बैरियर की तरह काम करती है ये, और स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द किडनी में इन्फेक्शन को रोकने का काम है, एक तरीके से प्रोटेक्टर का काम करती है ये। अब पढ़ते हैं एडिपोस कैप्सूल के बारे में। ये मिडिल होती है,
मिडिल लेयर होती है। इट इज़ द लेयर ऑफ एडिपोस टिश्यू लाइनिंग आउटसाइड ऑफ द फाइब्रस कैप्सूल। ये एडिपोस टिश्यू की एक परत होती है, यह फाइब्रस कैप्सूल के बाहर स्थित होती है। ये फाइब्रस कैप्सूल के बाहर स्थित होती है ये। अब पढ़ते हैं तीसरी लेयर, रीनल फेसिसिया। इसे हम सब सिरोसा फेसिसिया बोलते हैं। सब सियोस फेसियस बोलते हैं हम। और ये एक बाहरी सबसे आउटर लेयर होती है। ये पतली होती है, थिन लेयर ऑफ डिफेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। कनेक्टिव टिश्यू इसकी थिन लेयर होती है, कनेक्टिव टिश्यू की होती है वो। रीनल फेसिसिया हैव इनफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड परमिट the kidney shift slightly as the diaphragm moving during breathing। और रीनल फेसिसिया यह लेयर काफ़ी लचीली होती है, बहुत ही स्मूथ होती है। यह सांस लेते समय किडनी को थोड़ा खिसकने देती है, थोड़ा मूवमेंट करने देती है ब्रीथिंग के दौरान। अब पढ़ते हैं इसकी एनाटॉमी के बारे में। किडनी की एनाटॉमी, इसके अंदर कितना कॉर्टेक्स होता है, क्या मेडुला होता है, रीनल साइनस होता है। अब पढ़ते हैं फर्स्ट रीनल कॉर्टेक्स के बारे में। रीनल कॉर्टेक्स एक सबसे बाहरी हिस्सा होता है। ये किडनी के बाहर मतलब आउटर लाइन में पाया जाता है, आउटर मोस्ट होती है। यह रेडिस का मतलब था रेडिस ब्राउन, थोड़ा रेड एंड थोड़ा ब्राउन, इसे रेडिस ब्राउन भी बोलते हैं। ये बोला था ना, ये हल्का भूरा होता है। इसमें दो क्षेत्र मतलब दो रीजन पाए जाते हैं। पहला रीजन आउटर कॉर्टिकल रीजन, अब आउटर कॉर्टिकल रीजन होता है ये आउटर कॉर्टिकल रीजन जो किडनी के अंदर का खाली हिस्सा होता है। आउटर रीजन, इसे कॉर्टिकल जोन भी बोलते हैं आउटर रीजन को हम। ये पीसीटी और डीसीटी इसके अंदर होती है, आउटर कॉर्टेक्स के अंदर। अब पीसीटी का मतलब प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स और डीसीटी का मतलब होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। पीसीटी एंड डीसीटी प्रोक्सिमल डिस्टल होती है। और अब पढ़ते हैं इनर रीजन के बारे में। इसे जक्सटोमेडुलरी जोन भी कहते हैं। इसे नेफ्रॉन और लूप ऑफ हेनले में होता है। ये नेफ्रॉन, हम इसके आगे बहुत चर्चा करेंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और लूप ऑफ हेनले यहाँ आएगा नहीं, आप समझ सकते हैं। लूप ऑफ हेनले होता है ये। अब पढ़ते हैं आगे लूप ऑफ हेनले। अब पढ़ते हैं रीनल मेडुला के बारे में। रीनल मेडुला ये इनर रेडिश ब्राउन रीजन होता है। ये लाल भूरा रीजन, हिंदी देख देते हैं, लाल भूरा रीजन का मतलब क्षेत्र। हालांकि जीएनएम नहीं है, फिर भी हम थोड़ा देख ही सकते हैं, देखने में क्या हर्ज है।
होता है ये। इसके अंदर 8 से 18 कौन शेप की स्ट्रक्चर पाई जाती है। 8 से 18 कौन, कौन का मतलब शंकु। आपने पहले की क्लास 10th में उससे पहले भी पढ़ा होगा शंकु, जिन्हें रीनल पिरामिड बोलते हैं। इसे हम रीनल पिरामिड, ध्यान से सुना, रीनल पिरामिड बोलते हैं हम। प्रत्येक पिरामिड का बेस कॉर्टेक्स से जुड़ा होता है। ये प्रत्येक पिरामिड का भाग कनेक्टेड टू द कॉर्टेक्स से जुड़ा होता है। ये कॉर्टेक्स से जुड़ा होता है और ये एपेक्स रीनल पेपिला में समाप्त होता है। ये रीनल पेपिलिया में जाके इसका एंड हो जाता है ये। और रीनल पिरामिड में नेफ्रॉन नलिकाएं और संग्रह नलिकाएं कलेक्टिंग डक्ट पाई जाती है। इसके अंदर नेफ्रॉन बोला था नहीं पहले, अब आएगा नेफ्रॉन और कलेक्टिंग डक्ट। नेफ्रॉन और कलेक्टिंग डक्ट पाई जाती है, अब पढ़ते हैं रीनल पेपिलिया के बारे में। रीनल पेपिलिया और रीनल पेपिलिया एक फन्नल शेप स्ट्रक्चर होता है। ये रीनल पेपिलिया फन्नल शेप स्ट्रक्चर होता है। ये साइनस ऑफ किडनी, फन्नल फन्नल वो आते हैं ना काटने की, फन्नल शेप, इसे हम लोहा कुछ भी काट सकते हैं शेप। ये फन्नल शेप होती है। renal sinus of kidney is a larger cavity called renal papilia. Renal papilia. It is from expand upper portion of ureter. ये यूरेटर से expand मतलब बाहर निकलती है। ये यूरेटर के अपर पोर्शन से बाहर निकलती है। अब पढ़ते हैं हम रीनल साइनस। हमने इससे पहले पढ़ा इसे हाइलम कहते हैं। रीनल साइनस किडनी का हाइलम अंदर की ओर एक कैविटी में फैला रहता है, जिसे रीनल साइनस कहते हैं। एक कैविटी पाई जाती है, एक कैविटी पाई जाती है। इसमें रीनल लॉब कैविटी पाई जाती है। इसमें रीनल पेल्विस का हिस्सा केलिसेस और रीनल ब्लड वेसल्स नर्वस की शाखाएं भी इसके अंदर होती है। अब पढ़ते हैं रीनल लॉब के बारे में। रीनल लॉब कंसिस्ट ऑफ द रीनल पिरामिड। ये रीनल पिरामिड मिड रीनल पिरामिड होता है। इसके ऊपर रीनल कॉर्टेक्स का एक रीजन होता है जो प्रत्येक रीनल कॉलम को डिवाइड मतलब आधा आधा हिस्सा शामिल हो जाता है ये, और प्रत्येक माइनर हो जाता है। अब पढ़ते हैं रीनल पेरेन्काइमा के बारे में। रीनल पेरेन्काइमा के बारे में पढ़ता है। पहले इसमें थोड़ा और देख लिया रीनल लोब के बारे में, इसमें ढंग से अपने पढ़ा नहीं। ये पढ़ते हैं ईच माइनर कॉलिक्स रिसीवर यूरिन फ्रॉम ए लोब ऑफ किडनी। इसका प्रत्येक कैलिक्स माइनर कैलिक्स किडनी के एक लोब से यूरिन प्राप्त करता है। ये किडनी के एक लोब से यूरिन प्राप्त करता है। अब पढ़ते हैं पेरेन्काइमा के बारे में। पेरेन्काइमा टुगेदर कॉर्टेक्स एंड रीनल पिरामिड कॉन्स्टिट्यूट द पेरेन्काइमा ऑफ द किडनी। कॉर्टेक्स और रीनल पिरामिड मिलकर किडनी का पेरेन्काइमा बनाते हैं। कॉर्टेक्स और रीनल कॉर्टेक्स ये पढ़ा था आपने, ये बाहर का हिस्सा होता है। कॉर्टेक्स और रीनल पिरामिड
रीनल पिरामिड होता है। और इच किडनी में पेरेन्काइमा लगभग 1 मिलियन, एक किडनी में पेरेन्काइमा 10 लाख होती है। ये बहुत ही माइक्रो होती है, माइक्रो स्ट्रक्चर। इन्हें आंखों से देखा नहीं जाता। ये जो स्ट्रक्चर होती है इनको भी कुछ बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं नेफ्रॉन। आ गया ना नेफ्रॉन, पियाज, नेफ्रॉन बोलते हैं हम। ये नेफ्रॉन बहुत सारी होती है। अब आप देख सकते हैं, मैं इतनी देर से किडनी किडनी बोल रहा था, इसमें आप देख सकते हैं कॉर्टेक्स, पेपिलाई, मेडुला, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल, कैलकुलाई, आर्टरी, पेल्विस, सियरा, यूरेटर। ये रहा, बोला था ना किडनी से निकलता है, ये नली होती है। एक तरीके को पाइप बोलते हैं जो हमारे यूरिन को बहा ले जाती है यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ यूरिन स्टोर होता है। अब पढ़ते हैं हम इसकी ब्लड सप्लाई के बारे में। हमारे शरीर में कैसे कैसे ये सप्लाई होता है, शरीर में तो नहीं, मतलब किडनी में कैसे ब्लड की सप्लाई होती है, जिससे वो फिल्टर होता है, यूरिन का फॉर्मेशन करती है किडनी। पढ़ते हैं ब्लड सप्लाई। द किडनी रिसीव ब्लड फ्रॉम द रीनल आर्टरी लेफ्ट एंड राइट विच ब्रांच डायरेक्टली फ्रॉम द एब्डोमिनल अरोटा। अब देखो, मैंने बोला था ना हमारे शरीर में 2 किडनी होती है, ये एक किडनी, ये 2 किडनी। 2 किडनी होती है, एक राइट बोल सकते हैं और एक लेफ्ट की। राइट और लेफ्ट मतलब इन दोनों में आर्टरी, लेफ्ट आर्टरी, राइट आर्टरी होती है। और ये डायरेक्टली विच ब्रांच डायरेक्टली फ्रॉम द एब्डोमिनल अरोटा, ये एब्डोमिनल अरोटा की ब्रांच होती है दोनों। अब एब्डोमिनल अरोटा होता है पेट की महाधमनी, सबसे ऊपर वाली। और उसके बाद होती है द किडनी रिसीव अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ द कार्डियक आउटपुट। ये जो हमारे शरीर में लगभग हमारा जो हृदय वो ब्लड पंप करता है, उसका 20% ब्लड किडनी रिसीव करती है। टोटल हमारा जो हार्ट ब्लड को फिल्टर करता है उसका 20% ब्लड किडनी लेती है। लगभग जो होता है ये 1200 ml, 1200 ml होता है ये प्रति मिनट, पर मिनट 1200 होता है प्रति मिनट। अब each renal artery branch of segmental artery dividing further into the interlobar arteries which cross below the lobes and extend through the renal column between the renal pyramid. अब इच रीनल आर्टरी आगे चलकर सेगमेंटल आर्टरीज में विभाजित हो जाती है। हमारी जो आर्टरी होती है, मैंने आपको बताया था ना किडनी से निकलती है, अभी आगे जाके सेगमेंटल आर्टरी में डिवाइड हो जाती है, जो फिर आगे चलकर इंटरलोबरल आर्टरी में बढ़ती है। ये आर्टरीज लोब्स के नीचे से गुजरती है और रीनल पिरामिड के बीच रीनल कॉलम में होकर आगे बढ़ती जाती है। रीनल कॉलम से होकर आगे बढ़ती जाती है। उसके बाद द इंटरलोब आर्टरी देन सप्लाई ब्लड टू द ऑर्कुलेट आर्टरी that run cortex and boundary of the cortex and medulla. इसके बाद इंटरलोबर धमनी एक्यूरेट आर्टरी से रक्त को पहुंचाती जो कॉर्टेक्स और मेडुला की सीमा से होकर गुजरता है। ये जो इंटरलोबार धमनी होती है ये आर्क्यूएट
आर्टरी तक ब्लड को पहुंचाती है, जो कॉर्टेक्स और मेडुला से की सीमा से होकर गुजरती, बाउंड्री से होकर। अब each nephron receive the efferent arterioles which divides into a glomerulus। अब आपको थोड़ा लग रहा होगा ये efferent arterioles क्या होता है। efferent arteriole एक नेफ्रॉन के अंदर यू शेप की आकृति होती, इसमें नेफ्रॉन में एफरेंट और इफरेंट दो प्रकार के आर्टियोल्स पाए जाते हैं, जो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। इसके अगला वाला टॉपिक वही है और इसमें ही है। और अब पढ़ते हैं ग्लोमेरुलस। अब आगे देखते हैं ब्लड सप्लाई कैसे होती है। ग्लोमेरुलस इज द टेंगलेड बॉल लाइक कैपिलरीज नेटवर्क। इट इज द reunite to form efferent arterioles। मैंने कहा था ना, एक efferent और एक efferent arterioles होती है। ग्लोमेरुलस रक्त वाहिका मतलब कैपिलरीज का एक उलझा हुआ गेंद जैसा लाल होता है। ये बॉल लाइक कैपिलरीज नेटवर्क का मतलब से जाल होता है। इट इज reunite to form efferent arterioles। ये आगे चलकर दोबारा जुड़कर efferent arterioles बनाता है। अब देखते हैं आगे, ये थोड़ा मुश्किल है ये इसकी ब्लड सप्लाई। अब इसमें efferent arteriole divides to a form network of capillaries called peritubular capillaries which surround the tubular portion of nephron into the renal cortex। इसमें efferent arteriole डिवाइड होकर एक बारीक महीन रक्त वाहिकाओं का एक जाल बनाती है। ये देखो, ये रहा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, मतलब कैपिलरीज का एक जाल बनाती है, जिसे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं which surrounded the tuber portion of nephron of renal cortex। यह renal cortex में नेफ्रॉन्स की नलिकाएं भाग को घेरे रखती है ये। और अब आगे certain specialized capillaries called vasa recta branch of the efferent arterioles of juxtamedullary nephron enter the medullary and surrounded the loop of Henle। हमारे वासा रेक्टा कुछ विशेष मतलब स्पेशलाइज्ड या स्पेशियल कैपिलरीज होती है। ये कैपिलरीज जिसे हम वासा रेक्टा भी बोलते हैं, जो ब्रांच ऑफ efferent arteriole ऑफ juxtamedullary nephron, जो ब्रांच होती है, ब्रांच का मतलब शाखा, efferent arteriole ऑफ juxtamedullary की ब्रांच होती है। ये मेडुला में प्रवेश करती है और लूप ऑफ हेनले से घेरती है। एंटर द मेडुला एंड सराउंडेड द लूप ऑफ हेनले। ये कैपिलरीज को लूप ऑफ हेनले से घेरती है। अब देखते हैं आगे। द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इवेंचुअली reunite the form but peritubular venous state converts into interlobular vein। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड में आपस में जुड़कर छोटी सिरा मतलब पेरिट्यूबुलर वेन्यूल्स
पेरिट्यूबुलर वेन्यूल्स, पेरिट्यूबुलर वेन्यूल्स, पेरिट्यूबुलर वेन्यूल्स बनाते हैं। मतलब कैपिलरीज अंत में खुद ही मिलकर, आपस में मिलकर पर्टिकुलर वेनस, पेरिट्यूबुलर वेनस का निर्माण जो कवरेज इनटू इंटरलोबुलर वेन से, जो इंटरलोबुलर वेन में मिल जाती है, एंड में जाके ये वेन्यूल्स सिराए वेन में आके मिल जाती है। अब पढ़ते हैं आगे। बहुत बड़ी ब्लड सप्लाई, बहुत इतना इजी नहीं है ये समझना, फिर भी समझना पड़ेगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी, हार्ट की भी पूछते हैं। ब्लड सप्लाई सबकी इम्पोर्टेंट होती है। अब देखते हैं आगे। अब वो जो इंटरलोबुलर वेन है आल्सो रिसीव ब्लड फ्रॉम द वेसा रेक्टा। अब जो इंटरलोबुलर वेन थी, ऊपर पड़ी थी अपन ने, जो रिसीव करती है ब्लड वासा रेक्टा से, वासा रेक्टा से ब्लड को रिसीव करती है। अब वासा रेक्टा ब्लड का क्या करती है, अब देखते हैं हम। अभी लास्ट में आ चुके हैं हम, जिसमें द वेन्स फॉलो द सेम पैटर्न। अब ये जो धमनियाँ हैं, सॉरी सिराएं हैं, ये वही सेम पैटर्न का यूज करती है, जो इंटरलोबुलर ब्लड को आर्क्यूएट वेन में भेजती है। अब आर्क्यूएट वेन से ये ब्लड रीनल वेन में जाता है, जो रीनल हाइमन से बाहर निकलती है। The vein follow the same pattern of interlobular vein, provide blood to arcuate vein, and then back to the interlobular vein, मतलब वापस चल जाते हैं interlobular vein में, which come to the form the renal vein, excreting the kidney at the renal hilus। renal hilus से ये बाहर निकल जाती है ब्लड। अब पढ़ते हैं ये शॉर्ट में। ब्लड पहले रीनल आर्टरी में जाता है, रीनल आर्टरी से सेगमेंटल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी से इंटरलोबुलर आर्टरी, आर्कुएट आर्टरी, इंटरलोबुलर आर्टरी, एफरेंट आर्टियोल्स, आर्कुएट आर्टियोल्स, इंटरलोबुलर वेन, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, एफरेंट। ये तरीका शॉर्ट में याद करने का तरीका है। फिर तो आप इसमें बोल सकते हैं ब्लड सप्लाई हुई, आगे गया पीछे गया। अब पढ़ते हैं आज का लास्ट टॉपिक, फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शन। अब किडनी का फंक्शन रेगुलेट द ब्लड वॉल्यूम, हमारे रक्त को नियमन मतलब रेगुलेशन करती है। कितना क्या होना है, कितना यूरिन बनना है, कितना फिल्टर होता है इसका। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। मेंटेन द ऑस्मोलिटी, ये थोड़ा वर्ड कभी कभी ऐसे आ जाते हैं समझ में नहीं आता। ऑस्मोलैलिटी, इसका मतलब ऑस्मोलैलिटी ये ड्यू टू एडीएच वर्क ऑफ रीनल ट्यूबुल्स एंड परफॉर्म रीअब्जॉर्प्शन, सो मेंटेन ऑस्मोलैलिटी। इसमें एडीएच मेरा ना एडीएच के फुल फॉर्म एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एडीएच मतलब एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ऐसे हार्मोन एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, जो ये रीअब्जॉर्प्शन का काम करती है, जिससे ऑस्मोलैलिटी बनी रहती है, रीअब्जॉर्प्शन का काम करती है। इसमें सीरम ऑस्मोलैलिटी 300 मॉसम लीटर, मतलब मिलियन स्मॉल। अब देखते हैं आगे। यह रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज, हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखती है ये। किडनी मेंटेन ब्लड कैल्शियम, हमारे कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखती है ये। सीक्रेट हार्मोन देखते हैं, देखो रीनल, प्रोस्टाग्लैंडिन, एरिथ्रोपोइटिन, थ्रोम्बोपोइटिन, इन सब का ये सिक्रेशन करती है। इनमें कुछ खासी देखो प्लेटलेट्स, आरबीसी, बीपी अपने पहले पढ़ी थी।
एक्सक्रिएट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। अब ये एंड है, ये एक्सक्रिएट हार्मोन मतलब एंड में जाकर रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करके ये हमारे वेस्ट लिक्विड मतलब यूरिन को ये बाहर किडनी से बाहर निकल जाती है। और इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास कंप्लीट हो गई। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। अगर आपको हमारी ये कलरफुल पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर सकते हो आप, हम आपको उपलब्ध कराएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है।